हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर्स में हमने वेग, त्वरण और गति की समीकरणों के बारे में पढ़ लिया था और साथ ही साथ हमने ग्राफ भी पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम काइनेटिक्स यानी गतिकी के एक सबसे इम्पोर्टेंट यानी कोर टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है गुरुत्व की अधीन गति। अब एक गुरुत्व की अधीन गति क्या होती है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो टॉपिक आ गए थे हम गुरुत्व की अधीन गति। तो गुरुत्व की अधीन गति क्या होती है कि जब कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में गति करती है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु में एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है और उस त्वरण को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, और उसकी वैल्यू है वो कितनी होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको हम एक चिन्ह है जी, कौन सा है स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं और इसकी वैल्यू कितनी होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड। अलग अलग एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन में इसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो अलग अलग वैल्यू क्या हो सकती है इसकी, एक हो सकती है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक हो सकती है 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ये सब वो इसलिए करेगा कि वो एग्जामिनर आपको उलझाना, ऐसा वो इसलिए करा अलग अलग वैल्यू देखे वो आपको उलझाना, लेकिन आपको उलझना नहीं। ठीक है, तो इसकी चार वैल्यू हो गई। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि निम्न में से गुरुत्वीय त्वरण की कौन सी वैल्यू गलत है। तो इसमें से 3 वैल्यू दे देगा और 4th ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या ऑप्शन लगाना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि गुरुत्व की अधीन गति क्या है। जब गुरुत्व की अधीन गति होती है तो हमें 2 बातों का ख्याल रखना पड़ता है। तो 2 बातें कौन कौन सी हैं, मतलब बातें तो नहीं तो शर्तें हैं। ठीक है, तो शर्तें क्या है कि फर्स्ट शर्त है कि शर्त नंबर कि हवा की अनुपस्थिति होनी चाहिए। हवा की अनुपस्थिति, आपने देखा कि यहाँ पे जी की वैल्यू कांस्टेंट है, बस अलग अलग यूनिट्स में दे रखी है। हवा अलग अलग यूनिट्स में दे रखी है, यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये नियत है। ठीक है, हवा की अनुपस्थिति, अगर हवा की उपस्थिति होगी तो फिर ये कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। तो उसके लिए हम कहते हैं कि जो हवा के कारण घर्षण बल है, हवा के कारण जो घर्षण बल है, माध्यम का घर्षण बल है, वो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है, नंबर 2 क्या है कि जो बॉडी है हमारी, जो वस्तु है वो मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक चली रहा है, उसके लिए मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक वो जा सकती है, अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जा सकती है वो एक फिक्स है। अगर उससे ज़्यादा होगी तो फिर हमारे जी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगा। वो क्या है कि पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में जो वस्तु हमारी गुरुत्वाकर्षण की गति कर रही है उसकी ऊंचाई बहुत ही कम होनी चाहिए, तभी जी की वैल्यू नियत रह पाएगी। ठीक है, तो हम गुरुत्व की गति करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ ऊर्ध्वाधर गति के बारे में बात करेंगे। हमारे पास ये गति है प्रक्षेप्य गति, उसको हम 3 लेक्चर बाद पढ़ेंगे। तब तक हम ऊर्ध्वाधर गति के बारे में ही डिटेल से पढ़ेंगे। तो
तो इसमें हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन को, एक्सेलरेशन को और ग्राफ को यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास चार कंडीशन है। चार कंडीशन क्या है कि कोई वस्तु है वो धरातल पे है, धरातल से ऊपर फेंका, वापस नीचे आ गया, नंबर। ठीक है, मैं किसी हाइट पे गया, वहां से मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। ठीक है, मैं किसी हाइट पे हूँ या किसी पहाड़ी पे हूँ या किसी बिल्डिंग पे हूँ, वहां से मैं थ्रो कर सकता हूँ। ठीक है, या फिर मैं किसी हाइट पे हूँ, वहां से मैं और ऊपर फेंक दूँ, और ऊपर फेंक दिया और वापस नीचे आ गया। ये चार हमारे पास कंडीशन है, केस हो सकते हैं, और इनमें हम डिटेल से आगे बढ़ेंगे कि हम कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। ठीक है, कैसे इसमें ग्राफ बनते हैं वो देखेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और इसको मैं मिला देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। ये सब लिख लेना, आया वापस फिर से पहले हम तो हमारे पास फर्स्ट केस क्या है, यदि वस्तु धरातल से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर गति करें। फर्स्ट केस। अब फर्स्ट केस में क्या है कि मान लेते हैं ये धरातल है, देखिए हम धरातल और ये हमारी वस्तु। अब यहाँ पे क्या है कि वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो फेंकने में वेलोसिटी है या कुछ भेजेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और है कि वस्तु जब धरातल पे है तब भी उसका गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो गिरते तो आएंगी ही है। ठीक है, भले ही वस्तु यहाँ पे रुकी हुई ही है तो जी की वैल्यू भी होगी। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या है वस्तु ऊपर की ओर ट्रेवल करेगी, तो मान लेते हैं उसको ट्रेवल करते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगी, कुछ हो जाएगी और एक्सेलरेशन क्या होगा, नीचे। आप यहाँ पे देखो कि बॉडी अपवर्ड मोशन में यानी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति कर रही है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, ऊपर की ओर गति। जब ऊपर की ओर गति कर रहे हैं तो हमने जब इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी तो हमने वो वेक्टर फॉर्म में पढ़ी। ठीक है, तो हम वेक्टर फॉर्म को यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि बॉडी ऊपर जा रही है, बॉडी ऊपर जा रही है तो दो डायरेक्शन है, ऊपर के और एक नीचे के, दो डायरेक्शन। तो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग में किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव और किसी डायरेक्शन को मैं नेगेटिव ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूँ और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव। थ्रू आउट इन दिस केस ये डायरेक्शन पॉजिटिव रहेगी और ये डायरेक्शन नेगेटिव रहेगी। अब हम डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव, और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि नीचे की ओर। तो ये कौन सा यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए दोनों ही विपरीत दिशा में, तो दोनों विपरीत दिशा में हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बंधन, मतलब x जो हमारा त्वरण है इस वेलोसिटी को कम कर रहा है, और जैसे जैसे वस्तु ऊपर जाएगी वेलोसिटी एक टाइम ऐसा आएगा तब जीरो हो जाएगी। तो उसको वेलोसिटी को जीरो करने में किसका हाथ है, गुरुत्वीय त्वरण का हाथ है। ठीक है, तो अब ये तो यहाँ हो गए, जब बॉडी ऊपर जाती है तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मतलब वेग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब वेग जीरो हो
जाएगा क्या, कौन सा त्वरण, वृत्तीय त्वरण। अब आपके लोग सर आते हैं यहाँ पर वही लिखा, ये भी नेगेटिव है और ये भी पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक्सप्रेशन होगा, क्या होगा, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव वस्तु हमारी नीचे आएगी, ठीक है, यहाँ नीचे। तो ये कौन सी गति हो रही है, किधर हो रही है, नीचे की ओर गति, नीचे की ओर गति, ठीक है। जब वस्तु नीचे की ओर गति कर रही है तो इसकी वेग किधर होगा, नीचे की ओर, एक्सेलरेशन किधर होगा, नीचे की ओर। तो क्या ये दोनों नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे, इसके अकॉर्डिंग तो ये नेगेटिव ही होंगे, ये भी नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ा रहा है कि घटा रहा है, सर बढ़ा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, हाँ एक ही डायरेक्शन में, तो एक समान है, समान दिशा में, एक समान दिशा में है। जब एक समान दिशा में है तो मन होगा कि तो त्वरित होगी, वस्तु त्वरित होगी, मंदित होगी, त्वरित, क्या होगा, और वो कौन सी है, ठीक है। तो धीरे धीरे वस्तु नीचे आएगी, वो यहाँ पे टकराएगी, तो यहाँ पे टकराएगी तो जी किधर होगा, नीचे, और वेलोसिटी किधर होगी, नीचे की ओर। दोनों क्या हो गया, एक टाइम टकराते हैं दोनों नेगेटिव, ठीक है। तो अब हम ये तो हमने पढ़ लिया कि तब क्या हो रहा है, तो सर इसका फायदा क्या हो रहा है, इसका फायदा ये हो रहा है कि हम वस्तु नीचे से ऊपर जाते वक्त कितनी वेलोसिटी से जा रही है, आई मीन वेलोसिटी दे रही है, नीचे से ऊपर जाते वक्त कितना टाइम लगेगा, ऊपर से नीचे आते वक्त कितना टाइम लगेगा, वस्तु कितनी देर तक हवा में रही तो कितना टाइम लगेगा, ये हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। वो कितनी हाइट तक वस्तु गई ये भी हम निकालेंगे। तो फर्स्ट क्या निकालेंगे हम, फर्स्ट निकालेंगे हम मीन का, अब कौन सा मूल्य निकालेंगे बेटा, यानी जाने का समय और आने का समय। तो फर्स्ट निकालेंगे हम कौन सा, ऊपर की ओर जाते वक्त कितना समय लगा, यानी असेंडिंग टाइम, ठीक है। ऊपर को बोलते हैं हम असेंडिंग, तो उसको क्या बोलना, ऊपर की ओर जाने में लगा समय, इसको बोलते हैं टी असेंडिंग, ठीक है। तो टी असेंडिंग है तो निकालेंगे कैसे, तो वस्तु यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पर पहुंच गई, तो इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन थ्रू आउट g नेगेटिव। तो क्या कोई ऐसी इक्वेशन है क्या मोशन की जो हम यहाँ यूज कर सकते हैं, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन की फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, v = u + a, यही होती है। तो टॉप पे क्या है t, तो ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी है बॉटम, और ये क्या है t असेंडिंग है और ये एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, v0 = u, और u पॉजिटिव है और g क्या है नेगेटिव है, और ये t असेंडिंग है, तो t असेंडिंग कितना आ गया, u का इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, t डिसेंडिंग निकालेंगे। तो सेकंड क्या है, नीचे की ओर आने में लगा, ये क्या है टी डिसेंडिंग, ठीक है। ये भी क्या हुआ, जैसे ऊपर के जाने में लगा समय, सेम नीचे की ओर आने में कई समय लगता है, तभी हम फर्स्ट इक्वेशन
टी डिसेंडिंग हो गया, तो बॉटम पे वेलोसिटी यू है नेगेटिव है, टॉप पे 0 हो गई माइनस जी टी डिसेंडिंग। तो यहाँ पे टी डिसेंडिंग भी कितना आएगा तो यहाँ से दोनों क्वेश्चन से क्या पता चल रहा है, दोनों क्वेश्चन से हमें ये पता चल रहा है कि जाने में लगा समय बराबर आने में लगा समय जब एयर फ्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पर क्या है वॉल्यूम का कितना हो जाएगा, वॉल्यूम का हो गया हमारा कैपिटल टी बराबर टी असेंडिंग प्लस टी डिसेंडिंग। तो ये कितना हो जाएगा u बाई जी प्लस u बाई जी। तो टोटल टाइम हो गया 2u बाई मतलब वस्तु को धरातल से ऊपर जाने और वापस धरातल तक आने में कितना टाइम लगता है 2u बाई जी। ठीक है, जाने में कितना लगता है u बाई जी, आने में कितना लगता है u बाई जी। तो टोटल टाइम कितना है 2u बाई जी।